दोस्तों, ऐसे दृश्य देखते ही यदि आप किसी बच्चे के माता पिता या अभिभावक हैं तो अवश्य ही सहम से जाते होंगे। आइए करते हैं इस घटना का वैज्ञानिक विश्लेषण और एक माता पिता के तौर पर हमें क्या और सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जानिए मेरे साथ डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। दोस्तों, सबसे पहले करते हैं इस घटनाक्रम का पूरा विश्लेषण। तो यूं तो अक्टूबर और नवंबर महीने के अंदर चाइनीज सिटीजन जर्नलिस्ट के द्वारा कई छोटे छोटे वीडियो के द्वारा पूरे विश्व को यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि उनके यहाँ बच्चों के अंदर अचानक से सर्दी, खांसी और बुखार जैसे केसेस की बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन आप तो जानते हैं कि चाइना की दीवारों के बाहर कुछ भी ऐसी खबरें आ नहीं सकती। लेकिन आखिरकार नवंबर 21 को प्रोमेड, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शियस डिजीज का एक प्रोग्राम है, उसने अपनी वेबसाइट पर जाके ये लिखा कि चाइना के अंदर, खास करके नॉर्दर्न चाइना के अंदर जहां पे बेजिंग और लायोलिंग जैसे प्रोविंस है, वहां पर बच्चों के अंदर किसी भेदी कारण से सर्दी, खांसी, बुखार और न्यूमोनिया के लक्षण पाए जा रहे हैं। और इन सारे बच्चों को जब अस्पताल के अंदर भर्ती करने के लिए ले जाया जा रहा है तो वहां पर अस्पतालों का हाल बेहाल हो रखा है। बच्चों को इमरजेंसी के अंदर भी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलने में 12 से 13 घंटे तक का समय लग रहा है। यानी कि कुल मिला के बच्चों के मामले के अंदर चाइना का हाल बेहाल है। विश्व आरोग्य संस्थान यानी कि WHO तुरंत ही हरकत में आ गई और उसने 24 घंटे के अंदर अंदर चाइनीज हेल्थ एजेंसीज को पूरी रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के लिए फरमान भेजा। चाइनीज हेल्थ एजेंसियों ने यह माना कि उनके यहाँ अभी कुछ महीनों के अंदर बच्चों के अंदर सर्दी, खांसी, बुखार के केसेस में बढ़ोतरी हुई है और ये आम बात नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि आमतौर पर इन महीनों के अंदर बच्चों के अंदर ऐसे केसेस देखे जाते हैं और पहले भी उन्होंने यह संख्या की बढ़ोतरी देखी हुई है। और उन्होंने यह भी बताया कि इन केसेस की बढ़ोतरी होने के प्रमुख कारण आमतौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस एवं माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जैसा बैक्टीरिया है। यहां पर उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वो नहीं मान रहे हैं कि यह कोई कोविड-19 वायरस का वेरिएंट या कोई रेजिस्टेंट प्रकार है। उनका मानना था कि यह केसेस की बढ़ोतरी एक आम और नॉर्मल घटना है जिससे कोई भी अलार्मिंग नहीं होना चाहिए। तो चाइनीज हेल्थ एजेंसीज के द्वारा जैसे ही यह स्टेटमेंट जारी किया गया तो विशेषज्ञों ने इसके ऊपर कुल मिला के 3 गंभीर प्रश्न उठाए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ये संख्या की बढ़ोतरी क्या वाकई सामान्य गिनी जा सकती है या नहीं। दूसरा, यहाँ पर क्या कोई नया वायरस या नया बैक्टीरिया का फॉर्म देखने को मिल रहा है कि जिसके कारण इतने सारे बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करने की नौबत आ पड़ी है। और तीसरा, अगर ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण हो रहा है तो क्यों इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही है, जबकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया न्यूमोनिया आसानी से मैक्रोलाइड जैसी दवाइयों से अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या बच्चों के अंदर देखी गई इन केसेस की बढ़ोतरी को सामान्य माना जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, विश्व भर के विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इन्हें इम्यूनिटी डेड फिनोमिनन से जोड़ा जा सकता है। इम्यूनिटी डेड फिनोमिनन को यदि हम समझे तो जहां कहीं भी लॉकडाउन बड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से आजमाया गया हो तो वहां पर लोगों के ऊपर वायरस, बैक्टीरिया इत्यादि से इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। उसी कारण उन लोगों के अंदर उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली इन वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने का अपना अनुभव पैदा नहीं कर पाती। और जैसे ही लॉकडाउन को उठाया जाता है तो जब इन वायरस और बैक्टीरियाज का फिर से हमला होता है तो जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी का अनुभव कम है, खास करके बच्चे और बुजुर्ग, उनके अंदर इन वायरसेस और बैक्टीरियाज के कारण बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसे कहते हैं इम्यूनिटी डेड फिनोमिनन। चाइना के अंदर हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन बड़ा ही स्ट्रिक्ट था और काफी लंबे समय तक चला था। इसी कारण जब इस लॉकडाउन को उठा लिया गया तो वहां पर बच्चों और बुजुर्गों के अंदर शुरुआती दिनों के अंदर केसेस की बढ़ोतरी देखी जा रही है। खास करके वही सब सामान्य ऑर्गेनिज्म या वायरस या बैक्टीरिया जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस
और माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जो कि आमतौर पर सर्दियों के मौसम के अंदर बच्चों में बीमारियां पैदा करते हैं, उनके केसेस में ही बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यह एक सामान्य सी घटना भी कह सकते हैं। इससे पहले भी हमने ये फिनोमिनन देखा हुआ है जब यूएसए के अंदर 2021 की साल के अंदर लॉकडाउन को उठाया गया था, तो वहां पर भी इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू के कारण मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई थी। तो कुल मिलाकर इन बच्चों के केसेस की बढ़ोतरी एक सामान्य रूप से भी देखी जा सकती है। और दूसरा प्रश्न, क्या यह कोई नया वायरस या बैक्टीरिया का स्वरूप तो नहीं है जिसके कारण चाइना में बच्चों के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है? तो जहां तक चाइनीज हेल्थ एजेंसीज के द्वारा सबमिट किए गए हेल्थ स्टेटमेंट को यदि हम देखें तो उन्होंने बताया है कि आमतौर पर उनके यहाँ सर्दियों के मौसम में जो वायरसेस पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस एवं एक बैक्टीरिया यानी कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया बैक्टीरिया, उनके ही केसेस की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि एक सामान्य बात है। उन्होंने यह स्पष्ट किया हुआ है कि कोविड-19 वायरस का कोई भी रेजिस्टेंट फॉर्म या कोई नया स्वरूप देखने में नहीं आया है। हमें यह मान के चलना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर काम करने वाली कई सारी दुनिया भर के देशों की संस्थाएं अवश्य ही चाइना के इन हेल्थ स्टेटमेंट्स के ऊपर नजरें गड़ाए हुए बैठी होंगी और इन चाइना के दावों को भी परखती होगी। इसलिए आज के दिन हम इसके ऊपर भरोसा ना करें, ऐसा कोई भी कारण मौजूद नहीं है। लेकिन चाइना के पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए हम सबके मन में अवश्य ही शंका बनी रहेगी। अब तीसरा प्रश्न, जैसे कि रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया जैसे बैक्टीरिया के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है, खास करके नॉर्दर्न चाइना में जहां पर बीजिंग एवं लायनिंग प्रांत है। तो क्या यह सामान्य है कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के न्यूमोनिया के इतने सारे केसेस की बढ़ोतरी और उसके कारण बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ जाए, वहां तक परिस्थिति बिगड़े, यह क्या सामान्य गिना जा सकता है या नहीं? क्योंकि आमतौर पर विशेषज्ञ और हम सब बताते हैं कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी में बच्चों को आमतौर पर सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि होते हैं और हल्का सा न्यूमोनिया भी हो सकता है। कई अस्थमा वाले बच्चों के अंदर उनके लक्षण बिगड़ सकते हैं और थोड़ा लंबा चल सकता है अस्थमा का प्रकोप। लेकिन आमतौर पर माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया न्यूमोनिया के कारण होने वाली बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है और ज्यादातर केसेस के अंदर गंभीर लक्षण कम ही पाए जाते हैं। तो क्या है ऐसा कि चाइना के अंदर इन बच्चों को अस्पताल के अंदर इतनी भारी मात्रा में एडमिट करने की नौबत आ रही है और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि स्कूल्स और क्लासेस बंद कर दिए गए हैं बच्चों के लिए होमवर्क करने के लिए। खास तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर होमवर्क स्टेशंस का भी निर्माण किया गया है। तो क्या ये माइकोप्लाज्मा सामान्य हो सकता है या नहीं? तो विशेषज्ञों की यदि माने और विजुअल्स को यदि हम परखें तो उनके अंदर देखे गए ज्यादातर मरीज या बच्चे आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही देखे गए हैं। कई बच्चों को यहाँ पर इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी देखा गया है। लेकिन ज्यादातर बच्चे हंसते खेलते और अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही दिख रहे हैं। इनके अंदर ना तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट करने की आवश्यकताएं देखी जा रही है, ना ही कोई भारी भरकम साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिला के उनकी तबीयत या उनका स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसा जान पड़ता है। तो यह माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया ही है, ऐसा हम मान भी सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक दूसरा प्रश्न भी खड़ा हो जाता है कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया आमतौर पर मैक्रोलाइड ग्रुप की दवाइयों से बड़े अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है और केवल मुंह से निकलने वाली गोली या सिरप से भी अगर ये ट्रीट किया जा सकता है तो फिर हॉस्पिटल में जाने की नौबत क्यों आन पड़ी है? इसके ऊपर भी विशेषज्ञों का एक मत है, क्योंकि चाइना खुद एक बड़ा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। यहाँ पर दवाइयाँ बड़ी आसानी से लोगों को प्राप्त होती है। इसके कारण कई बार ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेकर और कई बार बेहिसाब धड़ल्ले से दवाइयों का दुरुपयोग होने से
बैक्टीरिया के अंदर इन दवाइयों के खिलाफ एक आत्मरक्षा प्रणाली भी विकसित हो जाती है, जिसे हम जानते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक के खिलाफ बैक्टीरिया की ताकत बढ़ जाना, और फिर इन दवाइयों का प्रभाव इन बैक्टीरियाज के ऊपर कम हो जाता है। तो चाइना के अंदर भी मैक्रोलाइड दवाइयों का उपयोग ज्यादा होने से कई मामलों में यह पाया गया है कि कुछ दवाइयों का रेजिस्टेंस 80 या 90% तक देखा गया है। यानी कि इन दवाइयों का उपयोग करने पर 80 से 90% तक बैक्टीरिया इनको जवाब नहीं देते, या उनके प्रभाव से दवाइयों देने से भी यह रोग ठीक नहीं होता। लेकिन भैया हमें इंडिया में इसकी क्या फिक्र करने की आवश्यकता है? भैया हमें भी फिक्र करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ओवर द काउंटर्स काफी सारी एंटीबायोटिक्स का धड़ल्ले से उपयोग होता है। और इसी मैक्रोलाइड ग्रुप की एक दवाई एजिथ्रोमाइसिन हम सोते जागते उठते चलते कई बार ले चुके हैं, और वो भी कोविड-19 के प्रकोप के दौरान, जब हर एक प्रिस्क्रिप्शन में जरूरत हो या ना हो हम एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हुए देखे गए थे। तो क्या इंडिया के अंदर भी मैक्रोलाइड के अगेंस्ट में इतना ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होगा? वेल, ये तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन आज की दौर में यहां पर माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया बैक्टीरिया चाइनीज केसेस के अंदर देखा जा रहा है, उनके अंदर भी इतना ज्यादा शंका करना उचित नहीं है। और अब आखिरी बात, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें माता पिता के तौर पर कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले ना खुद घबराएं और ना ही अपनी घबराहट को किसी और को फॉरवर्ड करें। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर से फॉरवर्ड की जाने वाली कई सारी ऐसी चीजें कि जो कि फैक्ट्स नहीं होती, उन्हें फॉरवर्ड ना करें। भारत सरकार एवं दुनिया भर की कई सारी हेल्थ एजेंसीज इस मुद्दे के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, और जैसे ही कोई उपयोगी जानकारी निकल के आएगी जो कि माता पिता को देना जरूरी होगा, तो आप तक अवश्य ही वो जानकारी पहुंचा दी जाएगी। आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे ऐसी जानकारियां आप तक तुरंत ही पहुंची जा सके। दूसरी बात, कोविड-19 के दौरान हमें सिखाए गए सारे दिशा निर्देशों का भी हम पालन कर सकते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में बच्चों को लेकर न जाएं तो उन्हें और अपने आप को मास्क पहना कर जाएं, और 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, एवं अपने हाथों को साबुन से बार बार लगातार साफ करते रहें। इसके अलावा जब भी किसी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, और ऐसे बच्चे को स्कूल या क्लासेस में बिल्कुल ना भेजें, ताकि अन्य बच्चों के ऊपर इसका असर ना पड़े। और आखिरी बात, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के खिलाफ बहुत ही असरदार टीका सारे बच्चों को लगाया जा रहा है। कृपया अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जाकर अवश्य ही अपने बच्चों को यह टीकाकरण का लाभ प्रदान करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनके अलावा भी राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने बच्चे के उम्र के हिसाब से जितने भी टीके लगने चाहिए वो सारे टीके लगे हुए हैं कि नहीं, उसकी एक बार जांच कर लें, और यदि कोई टीका छूट गया है तो उसे अवश्य ही डॉक्टर की सलाह निर्देश के अनुसार लगवा लें। कुल मिला के यदि हम इन सारी सावधानियों को बरतेंगे तो अवश्य ही हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को हम निखार पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।